नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में चल रही अलग अलग बैठक, बीजेपी के सभी मोर्चों की अलग अलग बैठक अभी भी जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की बैठक ले रहे हैं। बैठक में मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारी शामिल है। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक अभी भी जारी है। बैठक में सभी मोर्चे के कार्यक्रम किए जा रही हैं तैयार। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी की मीटिंग अभी भी चल रही है और अलग अलग मोर्चों पर ये बैठक लगातार जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ये बैठक ले रहे हैं, जो कि काफी अहम माना जा रहा है। बैठक के मोर्चे के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारी शामिल है। तो बीजेपी मुख्यालय में अभी भी ये मीटिंग बैठक जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक बीजेपी लगातार कर रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की तरफ से ये बैठक ली जा रही है और बैठक में सभी मोर्चे के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक अलग अलग चल रही है। कई तरीके से बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है। आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक जो कि अभी चल रही है बीजेपी की, वो काफी अहम हो जाती है। और बता दें, राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री BL संतोष ये बैठक ले रहे हैं। तो आगामी चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं और बैठक में मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारी भी शामिल हुए हैं। तो बैठक चल रही है, काफी अहम मानी जा रही है। और JP नड्डा भी एक बैठक ले रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बता दें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ये बैठक ले रहे हैं। सभी मोर्चों पर तैयारी की जा रही है। बीजेपी लगातार चुनावी मोड में हमेशा से और नजर आती रहती है और ऐसे में अभी भी बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। चुनावी समीकरण क्या होंगे, किस तरीके से आगे की प्लानिंग होगी, क्या रोड मैप होगा, तमाम चीजों पर चर्चा, विचार विमर्श, मंथन जो है बीजेपी लगातार कर रही है। बैठक सुबह सवेरे से चल रही है और राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री BL संतोष द्वारा यह बैठक चल रही है। बैठक में मोर्चे के अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारी सभी शामिल है। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिए। किस तरीके से रणनीति बनानी है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में काफी बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे भी कई राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की सरकार है। तो उन राज्यों में किस तरीके से बीजेपी को खड़ा करना है, क्या रणनीति होगी, क्या आगे का रोड मैप होगा, तो तमाम मुद्दों पर हर एंगल से चर्चा हो रही है इस बैठक में। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मानी जा रही है। तो आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ये बैठक कर रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। सभी मोर्चे की अलग अलग बैठक जारी है। बैठक में हर एक एंगल से चर्चा हो रही है और बता दें, हर एक मोर्चे पर यहाँ पे चर्चा भी की जा रही है, विचार विमर्श हो रहा है। और बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक अभी भी चल रही है, जो कि एक बैठक JP नड्डा की अध्यक्षता में हो रही है, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो दूसरी बैठक आपको बता दें कि सभी मोर्चे को लेकर अलग अलग तरीके की बैठक जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी एक बैठक ले रहे हैं। तो काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। बीजेपी लगातार अब और ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रही है और इससे पहले वो यूपी में तमाम तैयारी करने में जुटी हुई है। यूपी में भी कई मंथन चल रहे हैं बीजेपी के और आप देखिए दिल्ली में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये बैठक चल रही है, हर मोर्चे पर ये बैठक में तैयारी चल रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई आपके पास है? बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक जो है दिल्ली में हो रही है। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है। 2024 के मिशन को लेकर यह बैठक है। 14 राज्य में जो अध्यक्ष नड्डा की मीटिंग में शामिल है। बताया जा रहा है कि 2024 को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी अब की बार फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए जो है तैयारी कर रही है। लेकिन उसके बाद भी बताएंगे उनके साथ में जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनमें तमाम जो है राजस्थान और उत्तराखंड, तमाम ऐसे जिलों के जो प्रभारी हैं वो खुद है संगठन में। कुल बताएंगे इस बैठक को लेकर और साथ ही JP नड्डा ने साफ तौर पे कहा है कि 2024 को किस तरीके से जीता जाएगा, किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने 9 साल में कितने कार्य किए, लोगों के घर तक जाने पहुंचाने का कार्य किया है, उसको देखते उन्हें भी गिनाने का काम इस बैठक में किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, हमेशा से चुनावी मोड में ऑन रहती है बीजेपी और देखिए यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर है और दूसरी तरफ देखिए बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है नितिन। देखिए बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री जो है 4-7 राज्यों को लेकर जो है उसमें व्यस्त हैं, तो उधर जो है बैठकों का भी दौर चल रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रही है। तमाम बड़े मंत्री और तमाम अध्यक्ष इस बैठकों को ले रहे हैं, चाहे वो संगठन मंत्री हों या बूथ लेवल तक के लोग हों। तमाम ऐसे जो लोग हैं उन लोगों से जो है बीच में जो है दिलचस्प वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बता दें कि संगठन में कुल जो है काफी लोग हैं, लेकिन बीजेपी की अध्यक्षता में जो इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और तमाम ऐसी जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो है अपना वजूद पूरी तरीके से करने में लग रहे हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आ रही है, उसको भी किस तरीके से जो है जीता जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जहां सूत्रों के मुताबिक बता दें, मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, वहां सरकार कामकाज और आम लोगों तक पहुंचाने में अलग तरीके से विचार भी किया जा रहा है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग रणनीति भी तैयार की गई है जी। जी बिल्कुल, कई राज्यों में चुनाव होने हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, लेकिन खास चुनौती तो बीजेपी के सामने ये है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है उसको बनाए रखना और प्लस राजस्थान हो गया या छत्तीसगढ़ हो गई, दोनों राज्यों में किस तरीके से बीजेपी खड़ी होगी नितिन। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से राजस्थान की बात की जाए और छत्तीसगढ़ की बात की जाए, तो कांग्रेस का जो शासित राज्य है, लोकसभा चुनाव तक है, जिन सरकार खिलाफ है, मैदान में तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग मुद्दों के साथ में बैठक की जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी का भी हिसाब उतने रीजन में जो है 14 राज्यों है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं वोटों की बात की जाए 2019 की तुलना में, तो सभी जगह ऐसे जो लोग हैं, राजस्थान की जो पहले सरकार थी उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाजों को लेकर भी यहाँ पर जो है बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि 2009 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अच्छे कार्य किए, उन कार्यों को गिनाने का काम करे। कार्यकर्ता हैं, तमाम संगठन के मंत्री हैं, बीजेपी के ऐसे विधायक और सांसदों को सभी को दिशा निर्देश यहाँ जेपी नड्डा दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में जो है अभी कुछ दिन पहले चाय पे भी चर्चा करने के लिए खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और उसने जो है साफ तौर पे सभी को चर्चा कही थी। वो अपना टिप्पणी लेके आए थे, लंच डिनर को लेकर जब यहाँ पर चर्चा की गई थी। और भारतीय जनता पार्टी के 9 साल पूरे होने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को देखते हुए उस सरकार के कामकाजों को गिनाने का कार्य यहाँ जेपी नड्डा ने किया। लेकिन उसके बाद भी लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की बात भी यहाँ पर की तमाम कार्यकर्ता जो नाराजगी दूर कर रहे हैं, और नाराजगी है उन लोगों से भी रूबरू हो रहे हैं। लेकिन उसमें देखा जाता है कि 2024 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जो है कमर कस रही है, जनता के बीच में जाना स्टार्ट कर दिया। उनके चाहे विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो या कोई ऐसा बड़ा नेता हो जो लोगों के बीच में नहीं जा रहा हो और लोगों से मुलाकात नहीं कर रहा। जो सांसद यहाँ बन जाते हैं वो सांसद लोगों के घर तक नहीं पहुंचते हैं और लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, क्योंकि जब वोटों का समय आता है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को अपने सांसदों को याद आता है। जी लेकिन बिल्कुल लोगों नितिन, का यही कहना वजह है कि अब चुनावी मोड में नजर आ रही है और कई अभियान उनकी तरफ से चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई भी चूक उनकी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में गार्ड को बंधक बनाकर तांबा और पितल लूटा गया। बता दें कि गार्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 लुटेरों ने पहले गार्ड के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाया और उसके बाद लुटेरे कंपनी में रखा तांबा और पीतल लेकर फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। तो वहीं कन्नौज में एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां कल देर शाम एग्जाम देकर छात्रा घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद आज सुबह छात्रा का शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पानी के गड्ढे में पड़ा मिला। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों का आरोप है कि एक युवक छात्रा पर जबरन फोन पर बात करने और दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और बात न करने से नाराज होकर युवकों ने छात्रा की हत्या कर दी। मामला ठटिया थाना क्षेत्र के फखरपुर बरेवा गांव का बताया जा रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के जिंद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां जनपद में बस और क्रूजर में भीषण टक्कर हो गई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। तो वही हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों और मृतकों को बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है, जहाँ कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी सचखंड श्री हम हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए, जहां सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए दलेर ने अपने परिवार के साथ माथा टेका। साथ ही उन्होंने कहा कि दरबार साहिब में माथा टेककर उन्हें बहुत खुशी हुई है। मैंने ईश्वर से सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की है। जल्द ही कई गाने आने वाले हैं और जल्द ही शाहरुख खान के साथ गाना आ रहा है। साथ ही एक फिल्म मस्ताने आने वाली है, जो काफी महंगी फिल्म है, जो साउथ की फिल्म की तरह होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हर जगह पर पुलिस समय समय पर चेकिंग कर रही है। पुलिस की ओर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने वाली गाड़ियों को भी पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की कोई भी शरारती तत्व किसी वारदात को अंजाम ना दे। तो सुरक्षा के मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। बता दें, अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ है और ऐसे में तमाम श्रद्धालु वहां पे पहुंच रहे हैं और इसको लेकर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान जा रही है। हर एक बस की चेकिंग कर रही है। रेलवे स्टेशन पे भी पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए कीमत के 3.5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी के काम में उपयोग की जाने वाली बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए भवानी मंडी थाना अधिकारी रामानारायण भंवरिया ने बताया है कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों पर मादक पदार्थ तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत छतरपुरा चौकी के समीप नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को संदेह होने पर रोककर जब उनकी तलाशी ली गई, जिनके पास से एक थैली में 3 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ। सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई नहीं पैसा आएगा रे भैया। मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी। तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बहनों, मेरी जिंदगी का मिशन और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अपनी बहनों की जिंदगी बदल देना, गरीब बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देना। इसलिए 1000 से शुरुआत हुई है। लेकिन मेरे साथ ये सरिता खड़ी है। अब ये सरिता 2 मिनट में बताएगी कि इसके परिवार को कितना पैसा मिला है, फिर मैं बोलूंगा। सरिता, बताओ जरा कितना पैसा मिल रहा है। सभी को नमस्कार। भैया आपको भी नमस्कार। मेरा नाम सरिता सैनी है। मैं ग्राम श्रीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्व सहायता समूह है। भैया जी को मैं पूरी बहनों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे एवं मेरी सभी बहनों को लाडली बहन योजना का लाभ दिया, जिससे हम आर्थिक स्वावलंबन बने एवं पोषण पालन का ध्यान एवं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कुछ सुधार ला सकें एवं आने वाले भविष्य में हम हमारे बच्चों के बारे में सोच सकें, जिससे हमारे खातों में प्रति माह 1000 रुपये एवं प्रति वर्ष 12000 रुपये डालने का निर्णय लिया है हमारे भैया ने।
साथ ही मेरा संयुक्त परिवार है तो मेरे परिवार में 13,000 प्रति माह रुपए भैया जी डाल रहे हैं। आप सरिता की बात सुनना, एक परिवार में कितना पैसा जा रहा है बताओ सरिता। परिवार में 13,000 रुपए हर प्रति माह भैया जी डाल रहे हैं, जिससे मेरे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है एवं आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का लालन पोषण एवं स्वास्थ्य का देखभाल मैं खुद आसानी से रख सकती हूँ। साथ ही लाडली बहना सेना भी लागू कर दी गई है भैया ने, जिसके माध्यम से हम ग्राम ग्राम में प्रशिक्षण देकर महिला हिंसा पर रोक लगाकर, बाल विवाह पर रोक लगाकर, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा से जोड़कर, कुपोषण बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र जोड़कर ये सभी लाडली सेना में कर सकते हैं। साथ ही मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देती हूँ एवं सभी अपनी बहनों की तरफ से भी भैया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लाडली बहना से जोड़ा एवं हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, ताकि आज तक हमें किसी भी शासन ने कोई पैसा नहीं दिया था। हम घर फालतू बैठे थे, मतलब कोई भी पैसा नहीं आता था। तो आज हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं कि हमारे खातों में भी हर महीने एक बार सरिता का तालियां बजा के स्वागत करो। मैंने सरिता को इसलिए बुलाया, सरिता ने मुझे कहा ये केवल 1,000 रुपया नहीं है। जब मैं स्वीकृति पत्र बांटने गया एक परिवार में, तो 2 बहनें, उस परिवार में 3 बहनें मुझे मिली। मैंने पूछा ये क्या 2 अड़ोस पड़ोस से आई हैं? 2 क्या अड़ोस पड़ोस से आई हैं? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मझली बहू हूं और ये छोटी बहू है। तीनों बहुओं को 1-1 हजार मिल रहे हैं, मतलब 3,000 रुपया हमारे परिवार को मिल रहे हैं। और केवल 3,000 रुपया नहीं, मेरी बात, बैठो बहन, आज तो मैं पास आया हूं, भाई बहनों से इतनी दूर कैसे रहे, इसलिए आया हूं। सुनो बहनों और भाइयों, जो किसान, ये मेरी लाडली बहना सेना यहां बैठी है, जो किसान है वो जरा सोचे, 1,000 रुपया महीना तो सीधे बहनों के खाते में आ रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया डालेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री 6,000 दे रहे हैं तो मामा तू काहे को पीछे रह रहा है रे। तो पहले हमने किसानों के खाते में 4,000 रुपया साल डालना शुरू किए थे, लेकिन अब बढ़ा के वो भी कर दिए 6,000। 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे और 6,000 तुम्हारा भैया देगा, तो कितने हो जाएंगे ये? अरे जोर से बोलो, 12,000। तो 12,000 मिल गए बहना को, ये बढ़ेंगे 12,000 से बढ़ाते बढ़ाते 1,200, 1,000 से सीधे 3,000 तक ले जाऊंगा। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। तो 3 बहनें अगर हैं तो 3,000 रुपया महीना, साल भर में कितने हुए? 12 तिया, अरे लगाओ हिसाब, कोई कितने हुए? 36। और अगर 3 भैया किसान हुए तो उनको भी 12,000 रुपया साल मिलेगा। तो उनके कितने हो गए? 12 तिया, तो 36 और 36 कितने हुए? अरे कितने हुए जरा सोचो तो, 72,000 रुपया साल। और घर में, उसी घर में जब मैं देखने गया था, एक बेटी लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी बेटी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही थी, तो लाडली लक्ष्मी बेटी को भी दूंगा 12,500 रुपया साल। अब सोचो, राघवगढ़ में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में माँ के बैठ गया और कहा मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते
तो कैसा दिल करता है बताओ, बताओ कैसा दिल करता है, मन में तकलीफ होती है कि नहीं। बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे माँ, माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है मैं कहां से दिलाऊं। और मेरी बहनों किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी। मेरी बहनों कभी बेटा बेटी पास आया और आके उसने कहा माँ आज तो कुल्फी खिला दे, आइसक्रीम खिला दे। और बहन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है, तकलीफ होती है कि नहीं होती। मन दुखता था, तकलीफ होती थी। अरे सावन का महीना आ रहा है, मायके जाना पड़ता है और मायके में भैया के बेटा बेटी भी रहते हैं। और जब जाओगी मायके तो पूछेगा बेटा बेटी भैया का बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। अगर बुआ के पास पैसा नहीं होते तो अंतरात्मा कितनी रोती है। कभी कभी अपने पति से पैसे मांगते थी कि लाओ मायके जा रही हूं जरा पैसा तो दे दो, तो उन्होंने कहा जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। कई बड़ी योजनाओं का लाभ उनके द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपए अब भेजे जाएंगे और किसानों को लाभ पहुंचेगा और लाडली बहनों को भी लाभ पहुंचने वाला है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।